आज देखे चैप्टर को अपना खत्म हो गया था और आज अपना 10वां चैप्टर स्टार्ट है। टेस्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के भी कितने कल से 2 दिन में खत्म है। डालो भाई चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश चैप्टर 10 डालो डालो। इसमें तुम्हारे सिलेबस में कैसा आता है? हाँ और शायद ये का दूसरे भी बैठे हैं व्यतिकरण थोड़ी होता है। व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग विद्युत फेज की व्यंजक को हटाया गया। उसकी चौड़ाई हटा दिया या व्यतिकरण हटा दिया नहीं, उसकी विद्युत फेज की व्यंजक को रखा गया और व्युत्पत्ति को हटाया, लंबाई और चौड़ाई ये हटाया। विवर्तन में केवल गुणात्मक अध्ययन को रखा गया। चलो आगे देखो। इसमें अपने 2 ही टॉपिक थोड़े से बड़े हैं बस डेरिवेशन वाला, एक तो यंग का डिरिचलेट वाला और एक व्यतिकरण वाला। बाकी सारे में थ्योरी है, थोड़ा सा आटा ज़्यादा टफ नहीं है पर एक थोड़ा सा परिवर्तन है। बाकी विभेदन की क्षमता घट गई और किरण प्रकाश की व्याख्या और प्रकीर्णन के द्वारा जुड़ान और परावर्तन के द्वारा जुड़ान पूरा ही पढ़ा तो पूरा ही पढ़ा है। देखो बताइए क्या सबसे पहले देखो कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी थी भाई? हमारी तरंग प्रकृति है। तरंग प्रकाश की है हमारे पास एक प्रकाश की प्रकृति को हमने देखा कि प्रकाश एक सीधे का गमन करता है। हमने यहाँ पे ऐसे भी बताया था कि कोई एक मोमबत्ती जलाओ और यहाँ पे गत्ते लगाओ, यहाँ पे 3 गत्ते ले लो, यहाँ से देखो तो प्रकाश किस यहाँ से हमको सीधी मोमबत्ती मतलब प्रकाश एक सीधे रेखा में गमन करता है। अगर इसके बीच में कोई बाधा आ जाती है तो प्रकाश क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। ये हमने पढ़ दिया देख लिया। तरंग प्रकाश क्या होते हैं? भौतिक विज्ञान की वैसा था जिसमें प्रकाश की तरंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या थे साहब, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपने मत दिए। सबसे पहले आया दकार्ते आया और दकार्ते ने आके अपना मत दिया कि जो आपका प्रकाश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? कणीय होती है। कैसी प्रकृति होती है प्रकाश की? कणीय प्रकृति। फिर हमारे कण की प्रकृति थी हमारे पास में। फिर हमारे आइजैक सर न्यूटन आए। न्यूटन ने हमारे बताया कि जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय होती है। कणीय प्रकृति का सिद्धांत दिया इसने। कणीय प्रकृति का सिद्धांत दिया दिया भाई आइजैक न्यूटन ने क्या बताया भाई कि आपका प्रकाश होता है किस प्रकार होता है? कणीय प्रकृति का होता है। ठीक है भाई, इन्होंने परावर्तन कई चीजों की इन्होंने व्याख्या करी। इसके बाद में फिर अटक गए। कैसे अटके भाई? कि अपवर्तन में अटक गए, पूर्णांतरिक प्रवर्तन में अटक गए। आगे कई चीजों की व्याख्या इनसे नहीं। फिर आ गया आइगेन्स आया, क्योंकि ये परावर्तन की व्याख्या इसने कर दी, अपवर्तन की कर दी, लेकिन फिर इसने व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर पाया, इसने विवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाया, प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या नहीं कर पाया, युग्म प्रवाह की व्याख्या नहीं कर पाया, क्वांटम प्रवाह की नहीं कर पाया। तो हाइगेन्स ने आपको बताया कि भाई साहब आपका जो प्रकाश है ना वो तरंग के रूप में चलता है। तो इसने तो भाई साहब ने आके बिल्कुल अलग बता दिया कौन सा
कि आपका प्रकाश कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है। उन्होंने तो कण के रूप में बताया, ठीक है मान लिया था वहाँ, लेकिन इसका जो सिद्धांत था उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, शुरू में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया। बाद में इन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की। तो फिर इन्होंने बताया कि वैसा माध्यम ही ईथर को माना है, एक सर्वव्यापी माध्यम इसने किसको माना, वो नहीं है ईथर केमिस्ट्री, सर्वव्यापी माध्यम किसको माना, ईथर को माना। तो फिर ये सिद्धांत, फिर आगे भाई साहब मैक्सवेल ने आके बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, वैसे अनुप्रस्थ यही होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। विवर्तन की व्याख्या कर दी, व्यतिकरण की कर दी, ध्रुवण की कर दी, लेकिन कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश प्रभाव, युग्म प्रभाव की व्याख्या नहीं की। फिर साहब आते हैं प्लांक। प्लांक ने आगे क्या किया, प्रकाश होता है, प्रकाश वैसे ही छोटे छोटे कण के रूप में होता है, पैकेट्स में होता है, बंडल्स में रूप में होता है। तो इसमें वापस आगे प्रकाश को कैसे बता दिया, कण के रूप में। तो कुल मिला के ये सब कैलकुलेशन से ये से एक ही बात निकल के आई कि साहब प्रकाश आपका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, द्वैत होती है। ऐसी प्रकृति होती है कणीय और प्लस तरंग। हालांकि नवे पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने इस बार शुरू के तो इन सब का डिस्कस निकाला तो ये बताया गया प्रकाश की प्रकृति कणीय भी होती है, तरंगीय भी। फिर आगे उसको समझाया गया ये मार्ग, इसको कॉम्पटन प्रभाव को, ध्रुवण को, वैद्युत प्रभाव को, युग्म उत्पादन प्रभाव को, ये हालांकि टॉपिक अपने है नहीं, ये सब ये सीट टॉपिक है, फिर को समझाया गया। बात आई समझ, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन छोटा आएगा ये मेथड से तो ये आएगा ऑपरेटिंग करके किसके द्वारा ले, दो चार एक ऑप्शन भी दे देगा, पूछ लेगा साइंटिस्ट का, ये साइंटिस्ट का नाम दे देगा और उसको ऑप्शन भी दे देगा, वो पूछ लेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बाई चांस पूछेगा। आगे से वैसा यही हो, ठीक है। आज ला दो पंखा बंद कर दो यार, क्यों इसको चला रखा है यार, सर्दी बंद कर दे रे, एक बार पे कोको करोगे तो तुम समझे कोई नहीं। हाँ ठीक है, आगे लिखो। अब लिखो, पहले लिखो प्रकाश की प्रकृति बनाने वाले मॉडल या सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति को बनाने वाले मॉडल या सिद्धांत। प्रकाश की तो कितनी शांति मिली है ना। प्रकाश की प्रकृति को बनाने वाले मॉडल या सिद्धांत। पहला नाम दो इसमें दकार्त है। दे दिया। इन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में संचरित होता है। इन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में संचरित होता है। दूसरा लिखो न्यूटन का कणिकावाद मॉडल। न्यूटन का कणिकावाद मॉडल। न्यूटन का कणिकावाद मॉडल। इन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। किसने बताया? न्यूटन ने। इन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। जिसे कणिकाएं कहते हैं। और जब कणिकाएं आँख की रेटिना से टकराती है तो
रेटिना से टकराती है तो वस्तुएं दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। कणिकाएं जब कणिकाएं सभी दिशाओं में संचरित होती है। कणिकाएं कौन कणिकाएं सभी दिशाओं में संचरित होती है। वो ज्यादा नहीं आ गया, बोल रहा था इस मॉडल के द्वारा आया नहीं, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की गई। इस मॉडल के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की गई। अगला मॉडल डालो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य के रूप में संचरित होता है। और इनके लिए मध्यम ईथर माना, और इनके लिए तरंगों के रूप में संचरित होता है। और इनके लिए मध्यम ईथर माना। इस मॉडल के द्वारा व्यतिकरण विवर्तन, इस मॉडल के द्वारा व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण को समझाया गया। इस मॉडल के द्वारा व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण को समझाया है। आगे लिखो प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। अगला मॉडल है प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। देख लिया, यह मॉडल मैक्सवेल ने दिया और बताया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, और बताया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी संचरित होता है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी संचरित होता है। हो गया, इनको अच्छे से याद रखना बेटा। क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने बता दिया तरीका कैसे पूछेगा इनमें से। आगे लिखो प्लांक का क्वांटम मॉडल। प्लांक का क्वांटम मॉडल, इसे मैक्स प्लांक ने दिया। प्लांक मॉडल, प्लांक का क्वांटम मॉडल है प्लांक का मॉडल, इसे मैक्स प्लांक ने दिया और बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में, और बताया कि प्रकाश को छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में माना, और प्रकाश को छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में माना, और प्रकाश को छोटे छोटे बंडल्स पैकेट्स के रूप में माना जिन्हें फोटोन कहते हैं।
मॉडल के आधार पर जीमान प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस मॉडल के आधार पर जीमान प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया गया। इस मॉडल के आधार पर जीमान प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि को समझाया, ठीक है। जीमान, कॉम्पटन, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया गया। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो क्या बोलो। उपरोक्त मॉडलों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि उपरोक्त मॉडलों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसा कोई मॉडल नहीं है। निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो सभी घटनाओं की व्याख्या कर सके। जो सभी घटनाओं की व्याख्या कर सके। अतः सभी घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश को तरंग व कणीय रूप में माना। इसलिए प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये द्वैत वाला पूछेगा, तो यह पूछेगा तो अपवर्तन और परावर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण, विद्युत प्रभाव वगैरह वाले की व्याख्या किसने की, किसके द्वारा की, ये पूछेगा। अब हेडिंग डालो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसमें लिखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। अब लिखो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मुख्यतः दो प्रकार का। पहला लिखो हाइगेंस का तरंगाग्र का सिद्धांत। हाइगेंस का तरंगाग्र का सिद्धांत। हाइगेंस का तरंगाग्र का सिद्धांत। हाइगेंस का तरंगाग्र का सिद्धांत डालो भाई। हाइगेंस का तरंगाग्र का सिद्धांत। हाइगेंस का तरंगाग्र का सिद्धांत। बेटा यहाँ से इम्पोर्टेंट जो चीज रही है परिभाषा है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, चित्र बनाने का आ जाता है कई बार परिभाषा आ जाती है कि तरंगाग्र क्या है। बताओ तरंगाग्र क्या है। ये नहीं पता होता है, पढ़े लिखे हैं 10वीं तक क्लास चल रही है तो क्यों चिल्ला है कि ऐसा पृष्ठ हम तुम जानते हो, तो रूम रहते हैं तो मजबूरी में सुनना। देखो भाई ऐसा पृष्ठ
जिस पर प्रकाश तरंगे सभी प्रकाश तरंगे समान कला में मिलती हैं क्या कहलाती है? तरंगाग्र। आज तो भाई साहब नजर ही नहीं मिला रहा नाराज आज। तरंगाग्र क्या है भाई? क्या फिर आवर्तन तरंगाग्र परिभाषा बोल। भैरव एक तरफ काय देखे तू बोल बता भाई रोहित तूने तो पढ़ लिया 200 पाठ बता भाई। ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगे समान कला में मिलती हैं क्या कहलाती है? तरंगाग्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि ऐसा पृष्ठ जिस पे सारे सारे प्रकाश तरंगे समान कला में क्या होती है भाई साहब? मिलती है। जिस पृष्ठ पर प्रकाश की सभी तरंगे समान कला में मिल जाए क्या कहलाएगा? तरंगाग्र। बात आगे समझ। ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगे ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगे समान कला में कंपन करें। जिस पर सभी प्रकाश तरंगे समान कला में कंपन करें। अब इसका पहला भाग देखेंगे। पहले का पहला गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। अब देखो भाई गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? सुन लो भाई, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। गोलीय तरंगाग्र के चित्र डायग्राम बनाइए। सुनो भाई, ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। पहली बात तो बिंदुवत। देखो भाई, ये आपका कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ध्यान सुनना भाई, ये कोई बिंदुवत प्रकाश, इससे प्रकाश की डायरेक्शन सभी दिशाओं में, और ये तरंगाग्र आपका एक गोलीय रूप में चलेगा इस प्रकार। दिख रहा है ना? थोड़ा सा और बड़ा बना दूंगा। ये लो साहब, ये कौन सा तरंगाग्र हो गया? गोलीय तरंगाग्र। दूसरा बताओ भाई। हाँ भाई बताओ भाई रोहित, कौन सा दूसरा बता कौन सा होगा? अरे पढ़ रहा है, बोलो भाई। रविकांत बोल, रामरतन बोल भाई। इसमें आपकी ये प्रकाश तरंगे और ये गोलीय तरंगाग्र, ध्यान से सुनना, ये दोनों लंबवत होते हैं दूसरे के। इसमें प्रकाश तरंगे व तरंगाग्र एक दूसरे में क्या होता है भाई रवीना? लंबवत होते हैं। ठीक है, अब बताओ दूसरा कौन सा होगा? बोलो। बेलनाकार तरंगाग्र। इसमें इस प्रकार एक तार होगा, ये बेलनाकार बना दो इसको पूरे को। पहली बात ये लो साहब भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ तुम मेरे को पहले। समझ में आ रहा है? इसमें इस प्रकार से निकलेगी ये तरंगाग्र, इस प्रकार से बनेगा इसमें। बोलो कोई दिक्कत? ये कौन सा तरंगाग्र है? ये किससे होता है? रेखीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? यह बताओ।
रोहित तेरी बहाना मैं समझ रहा हूँ। क्यों? आज भाई क्यों नहीं बोल रहा तेरा? अरे रोहित, रोहित भैया को बोलना चाहिए। पहले गोली तिरंगा आगे लिखो, फिर लिखो यह बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। यह बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। तेरे चित्र बनाना फिर लिखना प्रकाश तरंगे और तरंगाग्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र रेखीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। फिर चित्र बनाना। डायग्राम आया है कई बार एग्जाम में, डायग्राम आया हुआ है। दिखाऊं आगे? हुए? अब लिखो समतल तरंगाग्र। तीसरा इसी में समतल तरंगाग्र। जब बिंदुवत व रेखीय स्रोत बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, जब बिंदुवत व रेखीय स्रोत बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, तब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। प्रकार एक दूसरे से क्या होती है? समानता बना।
गया। अब डालो दूसरी हेडिंग। पॉइंट नंबर 2, पहला तो हो गया, चित्र बनाई लिया आपने, पहले के 3 भाग हो गए। अब डालो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत डालो, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ। दूसरा पॉइंट, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तरंगिकाओं, तरंगिक क्या तरंग, ये डाल लो फिर, तरंगिकाएं का सिद्धांत। तरंगिकाएं, अच्छा की है क्या तरंगिकाएं, इसको काला डालो, तरंगिकाएं। अच्छा ये है सबसे बड़े, ये लो, ठीक है, तरंगिकाएं। अब सही है, तरंगिकाएं। अब बोलो, हो गया। अब देखो भाई, हमने बताया तरंग, हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश आपको किस प्रकार चलता है, तरंगाग्र के रूप में चलता है, अंगदृढ़ तरंगों के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्र क्या होता है कि जिस पृष्ठ पर सारी प्रकाश तरंगें समान कला में मिलती, क्या कहलाती है, तरंगाग्र। तो हमारा प्रकाश किस रूप में संचरित होता है, तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। प्रकाश हमारा किसके रूप में संचरित होता है, सूरज ध्यान दे ले यार, मन ध्यान दे ले, तो क्लास में ध्यान दिए, नहीं है ना, मैं उठा के भगा दूंगा। तो प्रकाश कैसा संचरित करता है, तरंगाग्र के रूप में संचरित। जब तो ये परिभाषा तो हम पढ़ चुके। और हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करता है, कार्य। और उस नए प्रकाश स्रोत है उसका प्रत्येक कण क्या उत्सर्जित करता है, द्वितीय तरंगिका उत्सर्जित करता है। भाई सुनना मेरी बात, इस चीज को आप आराम से एक बार, कि आपके पास कोई एक कण था, सुनना मेरी बात, और उससे उस कण से आपके पास में तरंगाग्र आपने देखा कि भाई साहब उस पृष्ठ पर, जैसे ये मान लो ये पृष्ठ है आपके पास, ये पृष्ठ, इस पर ये बिंदु है। मैंने ये बताया प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है और प्रत्येक तरंगाग्र क्या करता है, नए बिंदु व स्रोत के बाद क्या करता है, कार्य करता है। अब इस नए बिंदु स्रोत से क्या बनती है, नई तरंगिकाएं उत्पन्न होती है प्रत्येक कण से। भाई आपने बताया कि हाइगेंस तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, और उस नए स्रोत प्रकाश स्रोत जो भांति कार्य करता है उससे जितने भी जो तरंगाग्र उत्सर्जित होते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी द्वितीय तरंगिकाएं। जैसे ये हमारी इधर से, सुनना भाई ध्यान से, अच्छे से पढ़ना। और इसको इस प्रकार से एक भाग बना दीजिए, इसका इस प्रकार से एक भाग बना दीजिए। ये कौन सा होता है, पश्च तरंगाग्र, मतलब पीछे का तरंगाग्र। ये कौन सा हो गया, जैसे अगर और बनाए तो इस प्रकार बन सकता है। समझ रहे मेरी बात? ये कौन सी तरंगाग्र होती है, ये मुख्य तरंगाग्र, तरंग
मुख्य तरंग बताइए, समझ नहीं है इसमें एक बार लिखो कि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसकी लैंग्वेज टफ है। देखो इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक कण, इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत से भांति कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों को 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 जिससे उत्सर्जित होने तरंगों को द्वितीय तरंग इकाई कहते हैं। चित्र में दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा सा मिस था, हल्का सा बना लो, साथ साथ बनाए चित्र बना लो, साथ साथ बनाए बना लो। अब लिख लो। दोनों कारण कल क्या बार हो गया? गुरुवार है ना, गुरुवार को ये दोनों हो जाएंगे, आइडियंस का अपवर्तन और परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, शुक्र और शनि को व्यतिकरण होंगे और सोमवार को फिर आपका यल का दिवस प्रयोग होगा, सोमवार और मंगलवार। बुधवार को विवर्तन होगा, मतलब आपके अगले गुरुवार तक खत्म, 7 दिन लगेंगे। अगर आप छुट्टी तो रहेंगे, स्कूल छुट्टी तो आएंगे, दशहरे आएंगे, कब से आएंगे? 3 दिन, 2 दिन की तो आएंगे, नवमी दशहरा 3 से आएंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार होगा 3 दिन। जब भी तुम्हारे टेस्ट चालू करेंगे पूरा 7 दिन खराब रहेंगे। अरे करना गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार। अरे कैसे कैसे बनाना क्या चित्र? दोनों बोलना क्या दोनों बनाओ। अरे साइलेंट रहे, हो गया? चुप करो। क्या बता भाई? सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र क्या करता है भाई? तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, ये तो लिख लिया आपने। और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या करता है? नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगे, भाई आपका देखो ये प्रत्येक बिंदु था, तरंगाग्र था, इससे क्या हुआ अपने पास में तरंगाग्र का ये प्रत्येक बिंदु देखो नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा, और इससे उत्सर्जित क्या हो रही है? तरंगिका। क्यों? तो प्रकाश तो तरंगाग्र के रूप में संचरित हो रहा है, इससे जो जो तरंगाग्र तरंगे उत्सर्जित हो रही है वो क्या बोल कहला रही है? द्वितीय तरंगिका। ठीक, और पढ़ाते बहुत है सभी को। फिर प्रकाश के तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से की गई, हाँ नहीं अगली है प्रकाश के
अरे हर्ष चुप। हर्ष प्रकाश के चुप पढ़ो, चुप, थोड़े आवाज कम कर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। इसको कल ही पढ़ाएंगे ना, दोनों को एक साथ करवा देंगे। लेकिन मैं कुछ बताने वाला था आज बेटा। अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ टाइम बचा है, वो सुन लो आप। देखो आज कितनी तारीख होगी? अक्टूबर होगी ना। अभी आपके प्रतिद्वंद्वी टेस्ट चल रहे हैं, दशहरा आ जाएगा तो आपका ये अक्टूबर तो गया। इसमें मुश्किल से कितने दिन क्लासें लगेंगी आपकी? 5-6 दिन क्लासें मान लो। कोचिंग नहीं, स्कूल की जो भी हैं, जो 4-5 दिन वर्क मान लो। उसके बाद में क्या बचा आपके पास? नवंबर कितने, दिवाली तक कितने तारीख की है? 12 है ना, 12 की आई थिंक, जो भी है। जो आपकी समथिंग 5-7 से क्या हो जाएंगी? छुट्टियाँ होंगी, नहीं होंगी? छुट्टियाँ आ जाएंगी। अब आपकी छुट्टियाँ तो कहने का मतलब आपका नवंबर में कितना दिन गया? 15 दिन गए कि नहीं गए? फिर आपके पास में दिवाली से आप 15 दिन बाद में लौटोगे तो थोड़ी सी आलसी महसूस होएगी, तो 2-3 दिन 4 दिन वो निकल जाएंगे आपके, हैं? तो नवंबर में आपके पास कितने दिन बचे? 10 दिन। 5 दिन इस महीने में, 10 दिन उस महीने में, कितने हो गए? 15। लगाओ अनुमान। और दिसंबर में आपकी क्या है? अर्धवार्षिक। दिसंबर कब से? 12 या 13 से एग्जाम है, तो दिसंबर में कितने दिन पढ़ाई? 10 दिन। कितने हो गए? 10 और 10 20, 5 25। तो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम तक आपके कितने दिन बचे हैं? 25 दिन। आप ये सोच के बैठे हो कि अरे हमको चिंता क्या है, अभी तो 3 महीने हैं, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। फिर दिसंबर गया, शीतकालीन छुट्टी आ जाएंगी, एग्जाम बाद गया। क्या महीना बचा आपके एग्जाम का? 2। जनवरी और फरवरी, 2 ही महीने बचे ना, जनवरी और फरवरी। जनवरी में बच्चे क्या करेंगे? ज्यादातर बढ़िया तो पकवान खाएंगे, दबा के बाद रोटी दही वही सब बढ़िया खाएंगे शाम टाइम, और दबा के बैल जैसे सोएंगे मच कर, रजाई उड़ी और नींद, किताब हाथ में लिए गए। जनवरी गई। फिर जनवरी में कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल चल जाएंगे, बच्चे इधर उधर घूमने लग जाएंगे। फरवरी में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी साल। तो आपके पास में कुल मिला के अगर कैलकुलेशन निकालूं मैं मुश्किल से मुश्किल एग्जाम का, तो आपके पास 2 से 2.5 महीने बचे। आपको लग रहा है कि तो 4-5 महीने है, नहीं है। आपके पास 2 से 2.5 महीने बचे लास्ट। फिर दिवाली छुट्टियों में तुम्हारा गुरु नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, नहीं पढ़ेंगे तुम लोग, मस्ती करो। तो 2-2.5 महीने बचे हैं। 2-2.5 महीने तुम देख लो कितना तैयार कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हिंदी और इंग्लिश में जिन स्कूलों में भी कोर्स नहीं हुआ है वहाँ थोड़ा सा पेश मुश्किल है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में अब तक रिविजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश सबसे मेन सब्जेक्ट है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही परसेंटेज बच्चे की बढ़ाती है पीसीएम में। कई बार मैंने देखा बच्चे 90% है, बच्चे इंग्लिश या हिंदी सप्लीमेंट ले जाता है। तुम सोचते हो कर जाते हिंदी ही तो है, हिंदी बिंदी लगा जाती है। अब तुमको पता है उसमें तुमको 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर चाहिए पास होने के लिए ना। नो, हिंदी और इंग्लिश में तो ना 80 नंबर का पार्ट पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश का। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कितना आता है? मैथ का 56 का, मैथ का भी सिखाया जाता है, बायो का वही 56। 3 सब्जेक्ट। तो आप समझो, थोड़ा सा कैलकुलेशन निकालो। छुट्टियों में जो बच्चे रूम लेके रहते हैं घर कम जाए, जाओ घर खूब आराम से, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बेटा जो रूम लेके रहते हैं वो घर जाते हैं, उनको पढ़ाई नहीं होती, इफेक्ट होती है। अब तुम्हारे पास में सिर्फ 2 से 2.5 महीने तुम्हारी लाइफ के बचे हैं, उसके बाद में तुम्हारी लाइफ एक अलग हो जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या सीन रहेगा आगे, तुम कितना पढ़ोगे कितना नहीं पढ़ोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड। लास्ट अब इतना बचा है बस। अब ये स्ट्रेटेजी तुम तैयार करो तो कर लो इसकी 2-2.5 महीने की बढ़िया तरीके से, और नई स्ट्रेटेजी तैयार करोगे तो देख लो फिर। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा। जिसके अब तक हिंदी और इंग्लिश तैयार नहीं है तो वो बच्चा बहुत डेप्थ में है, मान लो। क्योंकि दिवाली बाद में शादियां रुकेंगी, बहुत घरों में शादियां होंगी, उन बच्चों के 10-15 दिन वैसे चले जाएंगे। कोई शादी कोई ब्याह कोई कुछ ना दिला के भाई साहब तुमको, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे काम आएगी, कोई और की जिंदगी तुमको तुम्हारा काम को ना है तुम्हारे।
कोई शादी हो रही है न जाओ तो फिर फर्क कौन पड़ा, वो तुम्हारे वजह से ऐसा तो है कौन शादी करे। अब ये तुम्हारे पास में 2 टाइम है ना, ज्यादा में तुम सो लेना या तुम पढ़ लेना, बात एक ही है। या तो ये वक्त को तुम सोने में गंवा देना या तुम जाग के पढ़ लेना। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह। अभी कुछ नहीं मिल रहा, जो बच्चे की जीरो तैयारी है वो अभी से भी लग जाएगा, स्टार्ट कर लेगा, आराम से 80-85% तक पहुंच जाएगा। और जो अभी से भी, जो पहले से भी सो रहा है अभी भी सोता रहेगा, तो उसका फ्यूचर अंधेरे में, भविष्य अंधेरे में। और जो बच्चा इंटेलिजेंट होते हुए भी अपना भविष्य अंधेरे में भेज रहा है, उससे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। और उससे बड़ा जो धरती में बोझ उसके माँ बापों के, उसने जन्म लेके बहुत गलत किया है उसने। अपने माँ बापों को, सपनों को, और अपने माँ बाप ने जो उसके अरमान दिए उन सबको छोड़ दे रहा है। और सबसे बड़ा धरती पे इस संसार में सबसे बड़ा पाप है कि जो इंसान अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकता, तो वो इंसान किसी के बारे में नहीं सोच सकता। कि जिस स्टूडेंट, जिस विद्यार्थी को अपने माँ बापों ने बाहर निकाल रखा है, पढ़ाने के निकाल रखा है, चलो उसके पास इंटेलिजेंस भी है, और फिर भी वो विद्या, मैं किसका नाम व्यक्तिगत नहीं ले रहा, जो भी फिर भी पढ़ रहा है, तो वो इस धरती पर बोझ है, तो उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि भाई अब सर्दियों में सबके मम्मी पापा सरसों, चने, गेहूं बसेंगे, रातों को पानी देंगे, भरी सर्दी में शीत में वो माँ खेत में रहेंगे, तुम यहाँ कमरे पे आराम से रजाई ओढ़ के चंद तरीके से मजे सो। उनकी छाती है जो तुमको पढ़ाएंगे, और तुम इतने निकम्मे पर्सन हो कि जो नहीं पढ़ रहे हो। जो मेरी बात सुनकर हंस रहा है, हंसी में टाल रहा, वो सबसे बड़ा मतलब अपने आप में लानत है उसको, खुद को जिंदगी में। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम बर्बाद स्वयं कर रहे हो तुम्हारे हाथों से। और जिसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद किया है ना, वो अपनी जिंदगी को कभी तवज्जो नहीं दे सकता। उसके माँ बाप उससे क्या उम्मीद रखेंगे, जो अपने माँ बापों को यहाँ धोखा दे रहा है कमरा लेकर, जो पढ़ नहीं रहा है, ये डोल रहा है फालतू में। इससे बढ़िया आप कमरा छोड़ के घर जाइए। आप ये वक्त है, ये थोड़ा सा वक्त है, इसको अच्छे से जी लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। और अगर तुमने अपने माँ बापों के साथ छल किया है ना, तो ये मेरी बात को आज लिख के स्टाम्प पर रख लेना, कोई भी स्टूडेंट आपके साथ भविष्य में, आपकी संतान आपके साथ छल करे, या आपके साथ आपके जो भी है, आपका परिवार आपके साथ छल करे, दुनिया आपके साथ छल करे, क्योंकि वो तुमको देखने नहीं आ रहे हैं तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। मैंने बेटा पिछले साल बहुत मोटिवेशन देता था, लेकिन मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि बच्चे फालतू मोटिवेशन सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी जागो, उठो, लक्ष्य की ओर बढ़ो। मेरी बातें बुरा लगती होंगी, मेरी बात मैं कहता हूँ जो टेढ़ी सीधी कहता हूँ, मैं खरी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार ज़्यादा थे, अब कम इसका रहने का पीछे कारण एक ही है, क्योंकि मैं सख्त व्यक्ति हूँ। मैं कम पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नियम कानून और रूल रेगुलेशन से खिलाफ नहीं जा सकता। जो बच्चे अपनत्व तो दिखाकर भी अगर धोखा दे जाते हैं ना, वो बच्चे किसी के सगे नहीं होते हैं। और इस संसार में आप आपके माँ बापों को अगर रुला रहे हो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपने माँ बाप आपके अगर आपकी वजह से शर्म के मारे अगर नीची गर्दन करते हैं, तो उनसे बड़े संसार में पापी आदमी कोई नहीं। आप अपनी जो बच्चा खूब इंटेलिजेंट, जो बच्चा कमजोर है उनकी मैं कह ही नहीं रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, उनके पास इतना है नहीं है, फिर भी वो प्रयास करें, हो सकता है बहुत अच्छे बना दे। लेकिन जो अपने मतलब जो जन्म देने वालों के बारे में नहीं सोचेगा, तो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, वो किसी का नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप का नहीं हो। तो आप देखिए उनके सपनों के बारे में, उन्होंने क्या क्या सपने ले रखे हैं आपको लेकर। आज आप 500 मांगते हो, आपको 1000 मिलते हैं। भाई साहब अगले साल देख रहे ना, 500 मांगोगे 600 ही मिलेंगे, 400 ही मिलेंगे। ये परिवर्तन हो जाएगा अगले साल। अगर आप अच्छा रिजल्ट बना के दोगे तो आपके पास में बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पास में मौका है, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी 90+ पर, 1 लाख रुपए देती है। अगर आप परसेंटेज बनाते हो, आप खुद का खर्चा खुद निकाल सकते हो। 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट 90+ पे। लेकिन आपके होश और आवास है नहीं आप में, तो आप भाई सब इस कदर है दुनिया में खो रहे हो, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। मेरे को पता है जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे होंगे, वही लेक्चर को सुनने के बाद धड़ाधड़ काट रहे होंगे, उसको काट के रखना बेटा बहुत मुश्किल है। सच्चाई इसको सुनना बहुत मुश्किल है। और ये सच्चाई को जिसने सुन लिया, ये जहर को अगर पी लिया, जिसने अमल कर लिया ना, उसका जीवन बेड़ा पार। इसको तुम हल्के में ले रहे हो मेरी बातों को, लेकिन अगले साल यही लिंक मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे डालूंगा कि देखो बेटा मैंने क्या कहा।
और जब तुमको याद आएंगे अगले साल बैठ रोओगे बेटा हो तुम। हाँ नहीं पढ़ोगे, आज टाइम है, आज समय है, पढ़ लो लिख लो, कोई डिप्रेशन मत लो, अनजाने तो जो बने दो, लेकिन तुम्हारा कर्म तो करो। संसार कर्म प्रधान है। तुम कहते हो किस्मत में होगा, मिल जाएगा, हो सकता है कर्म किस्मत में लिख रहा होगा तो कर्म कर। बिलीव ऑन कर्म, भाई सब कर्म पे विश्वास करो, कर्म से जंग जीती जाएगी। बिना कर्म के कुछ नहीं जीत सकते तुम। भगवान राम को भी कर्म करना पड़ा था, मानव रूपी जन्म लेकर अयोध्या गए थे, कितना तगड़ा वो किया था त्याग उसने, राजमहल सब कुछ छोड़ दिया था, उसकी बीवी छीन ली गई थी, भाई को शक्ति बाण लग गया था, फिर भी विचलित नहीं हुए वो, फिर भी उस दुष्ट रूपी रावण को अपने घर में जाके मारा उसने, धर्म का नाश किया। नवरात्र चल रहे हैं, आप भागवत गीता को लेके चलिए, रामायण से सीखिए आप बहुत ज्यादा। देखने को हर कोई देखता है, लेकिन सीखने को बहुत कम सीखते हैं लोग। ठीक है, बाकी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 दिन में मेरा कोर्स हो जाएगा। आपको लास्ट में 5 नवंबर से 1 नवंबर तक मैं फ्री रखूँगा, बाकी आपको ठीक है।